हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है सिंघानिया जीएस पॉइंट पे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को पॉलिटी पढ़ाने का काम कर रहा था। जैसा कि मैं पिछले दो वीडियो भी डाला हूं, जिसमें मैंने पहला वीडियो में चर्चा किया था कि संविधान और राज व्यवस्था क्या होता है और राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है और किस तरह से हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोग को संविधान के बारे में बता दिया था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा कि संविधान के प्रकार, यानी दुनिया में जो भी संविधान है, क्योंकि पहला वीडियो में मैंने ही चर्चा किया था कि देश जो है, कोई भी देश जो है संविधान के अनुसार चलता है। तो संविधान के अनुसार चलता है, तो आखिर संविधान का प्रकार यानी किन किन देशों में कैसा कैसा संविधान है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पर चर्चा करूंगा। दूसरी बात है कि देखिए, मैंने दिया है लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, वो आज का वीडियो के जो मेरा चर्चा रहेगा वो रहेगा लिखित और अलिखित संविधान पे। यानी ये आज का सेशन के माध्यम से मैं लिखित और अलिखित संविधान का पूरा तरह से डिस्कस करूंगा। तो देखिए, हम लिखे हैं संविधान के प्रकार, यानी संविधान आप लोग पढ़े थे, तो अब संविधान के प्रकार यानी संविधान को तीन आधार से बांटा जाता है। पहला देखिए लिखित एवं अलिखित संविधान, दूसरा हो गया निर्मित संविधान और विकसित संविधान, तीसरा आपका हो गया क्या, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो क्या होता है निर्मित संविधान, क्या होता है विकसित संविधान, क्या होता है कठोर संविधान और क्या होता है लचीला संविधान। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो में मैं सारी चीजों को आज चर्चा करूंगा। तो देखिए, ये चीज मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आज का मेरा सेशन इसी पे रहेगा। तो पहले छोटे छोटे बातों में मैं इन दोनों के ऊपर चर्चा कर दूं। निर्मित संविधान और विकसित संविधान, यानी कौन सा संविधान को हम लोग निर्मित संविधान बोलते हैं और कौन से संविधान को विकसित संविधान बोलते हैं। तो निर्मित का मतलब है कि जिसका निर्माण हो चुका है, विकसित का मतलब है कि जो लगातार विकास कर रहा है, जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आखिर कौन सा ऐसा संविधान है, किस देश का संविधान है जिसका विकास अभी तक जारी है, कौन? क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश का संविधान जो है बना के रखा गया है। अपना भारत के संदर्भ में आप बात कीजिए ना, तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो भारत का संविधान जो है बनाने में हमको कितना वर्ष लगा है, लगभग 3 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी एक लंबे समय के बाद जो है, एक लंबे समय लगा हमारा संविधान को बनाने में। तो इसका मतलब है कि इतना दिन क्या हम कर रहे थे, इतना दिन हम संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो हमारा इतना दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारा संविधान क्या है, निर्मित संविधान है। अमेरिका का संविधान देख लीजिए, स्विट्जरलैंड का संविधान देख लीजिए, कनाडा का संविधान ले लीजिए, सारा संविधान क्या है, निर्मित है, बना दिया गया, उसका प्रक्रिया पूरा हो चुका है। तो सारे इन लोग संविधान क्या होगा, निर्मित संविधान। तो आखिर विकसित संविधान किस देश का संविधान है? तो आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान। यानी अलिखित संविधान यानी स्वाभाविक सी बात है कि उसे लिखा नहीं गया है। हालांकि मैं उन चीजों पे फिर से आऊंगा इस वीडियो में ही, मगर मैं छोटी सा लाइन में ये बात बता दूं कि विकसित संविधान का मतलब ब्रिटेन के संदर्भ में बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन का संविधान अभी तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, इसका लगातार विकास हो रहा है। यानी जिसका विकास जारी है उसको हम क्या कहेंगे, विकसित संविधान। यानी ये हो गया निर्मित संविधान और विकसित संविधान। चलिए कठोर संविधान और लचीला संविधान पर बात करें। तो आखिर किसके आधार पर हम किसी संविधान को कठोर संविधान बोलते हैं और किसी संविधान को लचीला संविधान बोलते हैं? तो कुछ फैक्टर तो कर रहा होगा, कुछ आधार तो होगा, उसके अनुसार हम लोग किसी को कहते होंगे कठोर, किसी को कहते होंगे हार्ड। क्योंकि ऐसा ही किसी चीज को हम हार्ड नहीं कह सकते हैं, किसी चीज को हम लचीला नहीं कह सकते हैं। जैसे आप बात कीजिएगा लोहा की, तो आप लोग लोहा के बारे में कहते हैं कि लोहा हार्ड है। आखिर कैसे कहते हैं लोहा हार्ड? यदि वहां पर हम हीरा लेते आए और हीरा से उसको कंपेयर करें तो हीरा से तो मुलायम हो जाएगा। यानी हार्ड और जो मतलब कि लचीला होता है, वो जो होता है वो कंपैरेटिव चीज होता है। जब तक एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं करते हैं, जब तक उसका हम लोग एक पूर्ण डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरह से कठोर और लचीला, इसका आधार की बात करें,
किसके आधार पर किसी के संविधान को कठोर संविधान कह देते हैं और किसी संविधान को लचीला संविधान कह सकते हैं? तो वो आधार है क्या? संशोधन। क्या है बंधु? संशोधन। ये संशोधन का किन चिड़िया का नाम है? तो ये संशोधन जिस चिड़िया का नाम है उसको कहते हैं सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। आप लोग आम चाल की भाषा में क्या सुधार करना समझते होंगे, तो सुधार करना का ही स्टैंडर्ड नाम क्या है? संशोधन। यानी संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ती है? जो संविधान है तो संविधान को संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो हाँ, जरूरत पड़ती है। जैसे आप अपना संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तैयार हुआ है जाके 1949 में ही तैयार हुई है। 1949 में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुई है। आज क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो बताइए, एक लंबा समय हो गया। तो इस लंबा समय में क्या जिस समय संविधान हमारा बना था वही परिस्थिति आज हमारे देश में है? नहीं। तो संविधान सभा के लोग जब संविधान बना रहे होंगे तो क्या उस समय परिस्थिति को देख के बना रहे होंगे या आज की परिस्थिति को देख के? तो नहीं, आज की परिस्थिति को देख के नहीं बना रहे थे, उस समय की परिस्थिति को देख के बना रहे थे। तो परिस्थितियां चेंज हुई तो उसके अनुसार हमको कानून भी चेंज करना पड़ेगा, नियम भी चेंज करना पड़ेगा। तो नियम चेंज करने के लिए सारे संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि परिस्थिति के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार आप जो है संविधान को क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। आपका देश में जैसा परिस्थिति आता है, जैसे समय आता है, समय का जो डिमांड होता है उस डिमांड को पूरा करते हुए आप क्या कर सकते हैं? कानून में संशोधन कर सकते हैं। तो यह संशोधन इसका क्या है? आधार है। तो अब आधार जब हमको पकड़ में आ गया तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस देश के संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है वो क्या हो जाएगा? कठोर संविधान। जहां के संविधान में संशोधन करना क्या है? आसान है, उसको क्या कह देंगे? लचीला संविधान। अब बात करते हैं फैक्ट की पर भी। तो दुनिया का सबसे कठोर संविधान जिसका कहलाता है वो है क्या? अमेरिकी के संविधान, अमेरिकी संविधान। यानी अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का क्या है? सबसे कठोर संविधान कहलाता है। वहीं पे बात किया जाए ब्रिटेन का संविधान को, तब ब्रिटेन को संविधान को क्या कहते हैं? लचीला संविधान। दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि ब्रिटेन में तो लिखा संविधान है नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि यदि लिखा नहीं रहेगा, लिखा हुआ है तो थोड़ा सा उसमें प्रोसेस में हार्ड लगेगा, मगर जब लिखा हुआ नहीं है तो उसको संशोधन करना क्या है? आसान है। ये पूरी जिम्मेवारी किसके पास है? संसद जो मन जो कर सकता है। चलिए हम जब लिखित और अलिखित की चर्चा करेंगे तो इसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन में संविधान का क्या प्रक्रिया है। तो अब आई होप डैट कि आप लोग को निर्मित और विकसित, कठोर और लचीला समझ में आ चुका होगा। तो आज का जो मेरा ये सेशन है, इस सेशन का मेरा मुख्य उद्देश्य है लिखित और अलिखित संविधान को अच्छी तरह से समझ जाना। क्योंकि लिखित से तो साफ पता चलता है कि जो लिखित दस्तावेज में हो, अलिखित का मतलब हो गया कि जो लिखित दस्तावेज में नहीं हो। मगर फिर भी मैं आज का पूरा सेशन इन दोनों के लिए रखा हूं। तो जरूर कोई खास बात होगी तभी मैं इन दोनों के ऊपर रखा हूं। तो वही चीज को मैं आज डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि लिखित और अलिखित क्या होता है। हमारा वीडियो का उद्देश्य क्या है? लिखित और अलिखित संविधान को समझना, अलिखित संविधान को समझना। हम लोग इस सीरीज के माध्यम से, जो जीएस का सीरीज हम लोग चला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, इसका एकमात्र उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि आपका जो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ सके। आपका रुचि जब होगा तो ऑलरेडी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग छोटी छोटी बात पर अभी जोर दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं लिखित क्या होता है और अलिखित क्या होता है। तो जनरल डिफिनीशन तो यही होगा जो आप लोग भी जानते होंगे कि लिखित का मतलब वे संविधान जो लिखित दस्तावेज में हो, वही संविधान जो लिखित दस्तावेज में हो, जो लिखित दस्तावेज में हो क्या होंगे? लिखित संविधान होंगे।
उसी तरह अलिखित की बात करें तो क्या हो जाएगा, वे संविधान जो अलिखित दस्तावेज में हो, वे संविधान जो लिखित दस्तावेज में ना हो, लिखित दस्तावेज में ना हो। मैं आप लोग को ज्यादा समय ना लेकर आप लोग का और लिखित अलिखित को पूरा कंप्लीट करने का काम करूंगा। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं कि लिखित का मतलब लिखित दस्तावेज में है और अलिखित का मतलब लिखित दस्तावेज में नहीं है। ये यहां पे सोचने की बात है कि जब संविधान, आप लोग भी जानते हैं कि संविधान क्या है, एक बुक है, एक ग्रंथ है, तो उसको लिखा गया है। तो लिखा गया है तो उसको लिखने का काम कौन किया है, कोई एक व्यक्ति नहीं किया है। उसमें जो विचार लिखा हुआ है वो विचार एक आदमी का नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग जो है तर्क वितर्क किए होंगे, सभी के विचारों के सामंजस्यता बैठाने के बाद जो है उसमें नियम कानून बैठाया होगा। यदि सोचिए एक व्यक्ति यदि लिखता तो क्या होता, उसमें एक व्यक्ति का विचार ज्यादा समय व्यतीत होता, जिससे क्या होगा, यहां जानते हैं कि हर एक लोगों का विचार क्या होता है, डिफरेंट होता है, विचारों में मतभेद होता है। तो वहां पर ऐसा विचार को लाया गया है जिससे विचार में तालमेल बैठा जा सके। यदि एक विचार को दूसरे विचार से संतुष्ट नहीं करता है तो विरोध भी नहीं किया जा सके, ऐसा नियम लाया जा सके ताकि दोनों में तालमेल बैठ सके और दोनों एक दूसरे को विरोधाभास ना हो, जिससे देश में रहने वाले सारे जनता के साथ जो है अन्यायपूर्वक काम हो सके। तो यही चीज है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब लिखित संविधान है तो लिखित संविधान कौन लिखने का काम किया, तो लिखने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि जिस देश का संविधान यदि लिखित संविधान है तो वहां जो है संविधान लिखने के लिए क्या हो गया, संविधान सभा की गठन हुई होगी। यहां से देखिए यही सब चीजें से क्या होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही सब टॉपिक से आती है, यही सब पॉइंट से आती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छा से समझिएगा। क्या बोल रहा है, संविधान सभा क्या करता है, संविधान सभा द्वारा संविधान लिखा जाता है। यानी यदि कोई पूछे लिखित संविधान का क्या गुण है, तो यह भी आप बोल सकते हैं कि लिखित संविधान का यह गुण है कि लिखित संविधान जो तैयार किया गया है वो कौन तैयार किया है, संविधान सभा तैयार किया है। और संविधान सभा बोलने का यह मतलब है कि एक ऐसी सभा, एक ऐसी सम्मेलन जो संविधान का निर्माण करे, वो क्या हो जाएगा, संविधान सभा हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या बोले कि संविधान सभा का क्या होता है, संविधान सभा द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जबकि अलिखित संविधान में कोई संविधान सभा नहीं होती है, संविधान सभा नहीं बैठती है, कोई संविधान सभा नहीं बैठती है, कोई संविधान सभा नहीं गठित होती है। अब देखिए जब कोई संविधान सभा नहीं गठित होगा तो आप कैसे किसी को कहेंगे कि यह संवैधानिक है और कैसे किसी को कहेंगे असंवैधानिक है। यहां पर जब लिखित दस्तावेज भी नहीं है, लोग बैठ के मीटिंग भी नहीं किए हैं, तो कैसे कहते हैं। तो परंपरा नाम की भी कोई चीज होती है। यानी यहां पे क्या है, ऐतिहासिक कालक्रम, इसको यदि हम लिख सकते हैं तो ऐतिहासिक कालक्रम एवं घटनाओं के परंपरा द्वारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि यदि हमारे देश में कोई काम होता है, तो हमारे देश में कोई काम होता है, चाहे संसद कानून बनाती है, तो जो मन जो नहीं बना सकती है, उसको देखना पड़ेगा कि संविधान में जो प्रावधान लिखा हुआ है उसका विरोध तो नहीं करती है। यदि उसका विरोध कर रहा है और विरोध करने के बावजूद जो है संसद यदि कानून बना देती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करेगा। किस आधार पर खारिज करेगा कि ये जो हमारे पास संविधान नाम का एक जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का क्या करता है, विरोध करता है, इसके नाम पर खारिज कर देगा। मगर सोचिए ब्रिटेन जहां क्या है, लिखित दस्तावेज नहीं है, जहां जो है अलिखित संविधान है,
तो आखिर यहां किसी प्रावधान को कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है ये खारिज करता है, कैसे कहता है असंवैधानिक है? कौन समझता है इसको? कोई डिसीजन करने वाले होंगे ना, और डिसीजन करने के लिए कुछ आधार चाहिए। जब तक कोई आधार नहीं होगा तो आप कैसे कंपेयर करिएगा? सारी चीजें याद रखना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो यहां पर ब्रिटेन में क्या प्रावधान है? ब्रिटेन में जो परंपरा चल रहा है, जैसे स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारी समाज चल रही है तो समाज में बहुत सारी परंपरा होती है। जैसे आप हमारे हिंदू धर्म को ही लेके चलिए, तो हिंदू धर्म क्या होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, न गीता में लिखा हुआ है, नहीं तो कोई महाभारत में, नहीं पुराण में, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर ये चीज है हिंदू धर्म में कि मंगल को नॉनवेज नहीं खाना है, बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाना है, मगर फिर भी इस नियम का पालन लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी परंपरा के अनुसार हमसे हमारा पीढ़ी, हमसे कोई और लोग, ऐसे परंपरा के अनुसार लोग नहीं खाते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है दुर्गा पूजा में चिकन नहीं खाना है, मगर लोग चिकन नहीं खाते हैं दुर्गा पूजा के समय। चाहे कोई भी पूजा का समय आता है, उस पूजा के दिन जो है नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं। तो ये प्रावधान परंपरा के अनुसार चल रहा है, और परंपरा के अनुसार यदि कोई विरोध करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। उसी तरह ब्रिटेन में भी जो है यदि समाज चल रहा है तो वहां भी बहुत सारी परंपराएं हैं, तो उस परंपरा के अनुसार जो सही है, उसके अनुसार जो चल रहा है उसको कहेंगे सही, और उस परंपरा का कोई हट के काम करता है तो उसको क्या बोल देते हैं? संवैधानिक बोल देते हैं। जैसे सपोज डेट आज के चलन में आप देख सकते हैं, जातीयता एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आज हमारे देश में इतना कानून बनने के बाद भी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। सपोज डेट आप दूसरे जाति में शादी कर लेते हैं, दूसरे जाति से लड़के से या लड़की से आप लोग शादी कर लेते हैं, तो क्या होता है? वहां पर आपके समाज के लोग आपको हीन दृष्टि से देखते हैं और ये बोलते हैं कि ये जाति विरोधी काम किया है। और एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को आप अपना खंगाल के देखते हैं तो यदि आप दूसरा जाति से शादी कर लेते हैं तो वहां पर क्या होता था? जाति निकाल दिया जाता था, जाति से निकाल के उसको जो है दूसरे जगह रहने के लिए बोला जाता था। मगर आज संविधान के कारण कोई ये काम नहीं कर सकता है। संविधान ये ऑथोरिटी, ये अधिकार सबको दे रखा है। तो हाँ, बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में जब नहीं है संविधान लिखा हुआ तो हम किसके अनुसार कंपेयर करते हैं? परंपरा के अनुसार पकड़ते हैं कि कौन सा संवैधानिक है और कौन सा असंवैधानिक है। दूसरा बात है कि सारी बातें परंपरा के अनुसार पता नहीं चलती है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसकी स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है समाज में, तो उसके लिए जो है ब्रिटेन में बहुत सारे विधि वेता हुए हैं, बहुत सारे कानून के जानकार हुए हैं, और वो बहुत सारे किताब लिखे हैं। जैसे डाइसी साहब हो गए, ब्लैक स्टोन साहब हो गए, तब इन लोग ने मोटी मोटी किताब लिखा है, और किताब में जो है पूरा जो है कानून के बारे में दिया गया है। तो जब किसी को देखना पड़ता, किसी मामले को यदि देखना होता है कि यह संविधान के अनुसार है या संविधान के विरोध में है, तो वही डाइसी साहब को निकाला जाता है, वही ब्लैक स्टोन साहब को निकाला जाता है, और ऐसे और जो भी विधि वेता है उनका बुक निकाला जाता है, और देखा जाता है कि इनके बुक में जो विधि लिखा हुआ है उसके अनुसार ये सही है तो वो संवैधानिक हो जाएगा, यदि उनके अनुसार वो गलत है तो क्या हो जाएगा? असंवैधानिक हो जाएगा। तो समझ लिए कैसे परंपरा चलती है। दूसरी बात है कि हम बोले ऐतिहासिक कालक्रम एवं घटनाएं। ये क्या है ऐतिहासिक कालक्रम या घटनाएं? देखिए, इससे भी परंपरा निकल के आती है। जैसे बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में बात होता है 1215 की, घटना है 1215 की। आप लोग जानते होंगे ब्रिटेन में राजा हुआ करता था, राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो राजा क्या करता था? राजा स्वाभाविक सी बात है, एक लोग जब बनता है तो समाज में लोगों पर अत्याचार भी कर सकता है। तो अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कोई नेता खड़े होते हैं, तो वो नेता जो है क्या बन जाते हैं? जनता के प्रतिनिधि, यानी जनता स्पष्ट बात ना बोल के उनके माध्यम से बात को बोला जाता है। तो क्या था उस समय? 1215 की बात है। सम्राट और जनता के प्रतिनिधि के बीच में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। जनता के प्रतिनिधि के बीच क्या चल रही थी? संघर्ष चल रही थी। आखिर संघर्ष किस चीज की चल रही थी? संघर्ष चल रही थी अधिकार की। किसकी चल रही थी? अधिकार की। यानी यहां पे लड़ाई हो रहा था किसका? अधिकार का। यानी जनता का प्रतिनिधि का ये मांग था कि जनता को क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। आप सम्राट हैं, अच्छी बात है, मगर जनता को आप अधिकार दीजिए। अब
लड़ाई में क्या होता है, 1215 ईस्वी में सम्राट हार जाते हैं। तो हारने के बाद जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, और वो डॉक्यूमेंट कहां तैयार होता है, मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा नामक एक स्थान है, वहां पर एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, और उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं कौन, सम्राट का हस्ताक्षर होता है। और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ब्रिटेन के जनता को क्या मिलता है, अधिकार प्रदान किया जाता है। तो यहां पे देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट बना, ये भी संविधान, ये भी जो है ब्रिटेन का क्या है, संविधान है। ये ब्रिटेन का संविधान है। इसके यदि विरोध में कोई यदि ब्रिटेन का सम्राट जाता है तो वो क्या हो जाएगा, संविधान विरोधी कहलाएगा। समझ गए। अब देखिए मैग्ना कार्टा की बात करें, ये अधिकार पत्र कहां सिग्नेचर होता है, मैग्ना कार्टा में। तो आज ये मैग्ना कार्टा जो है एक स्टैंडर्ड वर्ड बन गया है, किसका सूचक बन गया है, ये अधिकार का सूचक बन गया है। ये जहां पर भी मैग्ना कार्टा की बात आती है तो आप ये माइंड में मेकअप कर लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं अधिकार से संबंधित है। जैसे देखिए अपना संविधान का भाग 3, यदि जो पढ़े होंगे नहीं भी पढ़े होंगे तो देखिएगा खोल के, तो हमारा संविधान का भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट है हमारा भाग 3 में, यानी इसमें जो है हमारा मौलिक अधिकार पढ़ना है। मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से ये सारे चीज पढ़ाऊंगा, मगर अभी मैं जो बोल रहा हूं कि भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है। तो यहां पर भी अधिकार की बात है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन में बराबर पूछते रहता है कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो चूंकि हम जान रहे हैं कि मैग्ना कार्टा अधिकार के लिए एक भाषा है, तो यहां पे ये जो जगह भाग 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है। तो आई होप दैट कि जहां भी मैग्ना कार्टा आएगा किसी भी देश के संदर्भ में, तो आप लोग समझिएगा किससे संबंधित है, अधिकार से संबंधित है। तो यहां पर देखिए एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक ऐतिहासिक घटना हुई, इस घटना के द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और उसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी सम्राट नहीं चलता है तो वो हो जाएगा संविधान के विरोधी कहलाएगा, असंवैधानिक कहला जाएगा। दूसरी एक और घटना और याद कीजिएगा, वो घटना है 1688 का। सन 1688 की एक घटना है जब राजा हुआ करता था चार्ल्स द्वितीय। राजा हुआ करते थे कौन, राजा हुआ करते थे चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय साहब और जनता के प्रतिनिधि के बीच में संघर्ष चल रही थी। जनता के प्रतिनिधि के बीच में क्या चल रही थी, संघर्ष चल रही थी। यह संघर्ष किस चीज की चल रही थी, यह संघर्ष चल रही थी विचारों की। विचारों का संघर्ष का मतलब जनता के प्रतिनिधि का कहना यह था कि आप जो है हमसे सहमति लेके, यानी हमसे विचार विमर्श करके आप कोई भी कानून बनाइए और जनता पर शासन कीजिए। जबकि सम्राट तो सम्राट होते हैं, वो अपने छोड़ के किसी को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जो है दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चला, जिस संघर्ष का परिणाम 1688 में आता है क्या, चार्ल्स द्वितीय हार जाते हैं। चार्ल्स द्वितीय क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और चार्ल्स द्वितीय को क्या करता है, गद्दी पर से हटा दिया जाता है। मगर गद्दी पर से हटा के फ्रांस की क्रांति के जैसा उसकी हत्या नहीं की जाती है, बल्कि इसको गद्दी पर से हटा के इसी का बेटी का नाम था क्या, मैरी, और दामाद था कौन, विलियम। तो मैरी और विलियम को क्या करता है, गद्दी पर बैठा दिया जाता है, यानी मैरी और विलियम को क्या बनाया जाता है, सम्राट बना दिया जाता है। मगर यहां पे यह प्रावधान भी किया जाता है कि ये जो है अब इनको जो है जनता के प्रतिनिधि का सलाह मानना पड़ेगा, यानी जनता के प्रतिनिधि की सलाह, जनता के प्रतिनिधि की सलाह माननी पड़ेगी। यानी मैरी और विलियम इनके बाद जितने भी सम्राट होंगे वो अपने मन से काम नहीं करेंगे, उनको जो है शासन करने के लिए किनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, जनता के प्रतिनिधि से सलाह करना पड़ेगा। अब देखिए ब्रिटेन में कहीं पे जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था, मंत्री परिषद का गठन नहीं किया गया था, बल्कि इसी से जो है मंत्रिमंडल का बात आ गया है। आज यदि ब्रिटेन का कोई सम्राट यदि मंत्रिमंडल के सलाह नहीं मानता है तो वो असंवैधानिक कहलाएगा। किसके अनुसार संवैधानिक कहलाएगा, इसके अनुसार असंवैधानिक कहलाएगा। क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना, यहां से एक परंपरा चला कि जो है सम्राट
स्वतंत्र रूप से अपने काम नहीं करेंगे, बल्कि जनता के प्रतिनिधि की सलाह से काम करेंगे। आज यदि इसके विरोध में कोई भी सम्राट आदि काम करने लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? असंवैधानिक कहलाएगा। यदि यहाँ पे अधिकार पत्र जो है, मैग्ना कार्टा जो है, इसके विरोध में यदि कोई काम करने लगा तो ये क्या हो जाएगा? असंवैधानिक कहलाएगा। तो आई होप दैट कि यहाँ पे कैसे परंपरा के अनुसार शासन चलती है ये समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोले थे? यहाँ पे संविधान सभा होती है, संविधान सभा होती है। चलिए ठीक है, हाँ संविधान सभा होती है। अब आगे देखिए, एक चीज और यहाँ पे और समझिएगा, एक और बात कि संविधान सभा होती है। दूसरी बात है कि जहां भी संविधान है वहां पर एक चीज बात रखिएगा, याद रखिएगा कि वहां पर क्या होता है, उस देश में क्या प्रावधान चलता है? संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। सर्वोच्चता का मतलब सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं। जैसे हमारे देश बार बार नारा लगता है, देश चलता है किससे? संविधान से। यानी संविधान के ऊपर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं जा सकते हैं। वो संविधान का वो जो है अधिकार का लास्ट बाउंड्री है, उसके नीचे उसके दायरे में रह के कोई भी काम करना पड़ेगा। उसके बाहर यदि जाइएगा तो संविधान बुलडोजर के जैसा काम करेगा। बुलडोजर के कहने का मतलब हो गया कि उसके विरोध में यदि कोई काम करिएगा तो वो काम क्या करेगा? चकनाचूर कर दिया जाएगा। यदि संसद कोई कानून बना देती है और वो कानून जो है इस संविधान के विरोध में होता है तो वो कानून को क्या कर दिया जाता है? खारिज कर दिया जाता है। जैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे संसद के बनाए हुए कानून को क्या करती है? खारिज करती है। तो ये खारिज कैसे करती है? संविधान के आधार बना के ही क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट उस नियम को खारिज करती है। जैसे आप लोग एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अभी हाल का ही मुद्दा है ईडब्ल्यूएस का। ये मुद्दा बहुत गर्मा गर्मी मुद्दा है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है? 10% क्या किया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। 10% आरक्षण। ये आरक्षण किसको प्रदान किया गया? ये आरक्षण प्रदान किया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से पीछे। हम लोग आज सुने हैं तो ये आज का मुद्दा नहीं है। जब ओबीसी को आरक्षण मिला था वही समय ईडब्ल्यूएस आया है, वही समय का ये मुद्दा है। आज ये नया मुद्दा नहीं है। मगर उस समय क्या हुआ था कि जब ओबीसी को आरक्षण मिला था तो इसको भी आरक्षण दे दिया गया था, 10% इसको आरक्षण दे दिया गया था, मगर संविधान में संशोधन नहीं किया गया था। जिसका चुनौती कौन दिए थे? इसका केस चला था इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस। और इस इंदिरा साहनी केस में जो है, इंदिरा साहनी केस में है, इस आरक्षण को क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट अनवैलिड कर दिया था। यानी इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इसको खारिज कर दिया था। मगर फिर आज देखते हैं कि आज जो है फिर से ये ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है। कब? इसको ऐसा ही नहीं मिला है, 15 क्लाउज 6 जोड़ा गया है, 16 क्लाउज 6 जोड़ा गया है, और ये संविधान में संशोधन करके जो है क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। इसका भी जो है अभी केस चल रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है, यदि ये मानेगा, ये पाएगा कि ये जो है असंवैधानिक है, तो इसको भी क्या करेगा? असंवैधानिक घोषणा करके इसको क्या कर देगा? खारिज कर देगा, इसको रद्द कर देगा। जैसे इसका भी जो है, इसका भी अभी जो केस चल रहा है उसका केस भी नाम है इंदिरा साहनी केस 2। यानी वो भी आरक्षण का मामला था इंदिरा साहनी का ही, और ये भी केस जो लड़ रहे हैं वो इंदिरा साहनी ही साहब ही लड़ रहे हैं, और इस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस 2। और यदि इस केस का फैसला आता है तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए उसमें पता चलेगा। हालांकि इसका सुनवाई मार्च में आप लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। मार्च में इसका डेट मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक मेरा क्या था? हाँ, टॉपिक हम लोग क्या बोले कि हाँ ये संविधान की सर्वोच्चता होती है। हाँ, मतलब हम लोग टॉपिक पे ही थे कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान से ऊपर कुछ नहीं। यदि संसद भी यदि संविधान के विरुद्ध कोई प्रावधान बना दिया है तो उस प्रावधान को क्या होगा? लागू नहीं होगा, वो प्रावधान खारिज हो जाएगा। जबकि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। अलिखित संविधान जो होता है, यहां जो होता है, यहां संसद की सर्वोच्चता होती है।
यहां किसकी सर्वोच्चता होती है? संसद की सर्वोच्चता होती है। यानी यहां जो है सबसे ऊपर, यानी ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन होंगे? तो सबसे ऊपर होंगे कौन? संसद। यानी संसद बुलडोजर के समान काम करेगा। यदि कोई भी नियम बना दिया तो वो संसद का पिछला परंपरा, चाहे पिछला ऐतिहासिक घटना को क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। जैसे सपोज दैट आप उदाहरण ले सकते हैं कि 1600, हम अभी बोले कि 1688 से जो है मंत्रिमंडल का प्रावधान आया, मंत्रिमंडल का परंपरा आया। तो ये परंपरा को सपोज दैट यदि अभी इस परंपरा को खारिज करती है, सम्राट नहीं मानती है, तो ये असंवैधानिक होगा। मगर सपोज दैट आप मानिए कि संसद यदि एक ऐसा कानून बना देती है जिस कानून में ये लिख देती है कि सम्राट जो है मंत्रिमंडल का विचार मानने के लिए ये बाध्यता नहीं होगा, वो अपने मन से काम कर सकती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो पिछला जो कानून है वो खत्म हो जाएगा और अब जो नियम बना है वो नियम क्या हो जाएगा? संवैधानिक हो जाएगा। इसी के संदर्भ में एक विद्वान बोले थे कि ब्रिटेन के संसद वो सारा काम कर सकती है जो मानव मात्र के लिए क्या हो? संभव हो। यानी जो मानव कर सकता है वो सारा काम कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। यानी यहां देख सकते हैं कि संसद के पास बहुत पावर है। मगर जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां संसद के पास इतना पावर नहीं होता है। किसके पास पावर होता है? संविधान के पास होता है। यानी संविधान के दायरे में रह कहीं जो उसको शक्ति प्राप्त किया हुआ है उसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पे आप लोग देख लिए कि क्या होता है लिखित संविधान और क्या होता है अलिखित संविधान। मात्र ये बोल देने से कि लिखित संविधान का मतलब लिखित दस्तावेज होता है और अलिखित कहने का मतलब अलिखित दस्तावेज होता है, बात कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए इसी के संदर्भ में एक जो यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, मैं उसकी चर्चा करता हूं और उसके माध्यम से मैं पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। देखिए वो प्रश्न क्या कहता है, वो स्टेटमेंट है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है क्या? लिखित एवं अलिखित, लिखित एवं अलिखित संविधान एक ही प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है, लेकिन सिर्फ उनमें मात्रा की अंतर होती है। देखिए मात्र इस सीरीज में हम लोग, ये सेशन में हम लोग जो चर्चा किए वो लिखित और अलिखित पर चर्चा किए। तो आखिर इतना टाइम हम लिखित और अलिखित पर क्यों दिए? इसीलिए दिए क्योंकि इसके संदर्भ में जो भी प्रश्न हमसे यदि पूछ सकता है रेलेवेंट करके, ऐड करके, वो हम पूरा कंप्लीट कर सके। जैसे देखिए एक प्रश्न है एक आयोग में, जो ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कहता है लिखित एवं अलिखित संविधान जो है एक ही प्रकार की होती है लेकिन सिर्फ उसमें मात्रा की अंतर होती है। ये क्या है? जब हम चीजें को अच्छे से पढ़े हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है हम उसको बना सके और कोई भी क्वेश्चन हमें छूटे नहीं। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। हम जब एक एक पॉइंट को आप लोग को स्टार्टिंग से बताए हैं और बेसिक से कंप्लीट किए हैं तो हर एक प्रश्न आप लोग से सोल्व होना चाहिए। तो देखिए पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। आखिर कहता लिखित एवं अलिखित संविधान एक ही प्रकार की होती है लेकिन उसमें सिर्फ मात्रा की अंतर होती है। मतलब लिखित और अलिखित दो प्रकार का नहीं है, दोनों एक ही प्रकार का है। जैसा लिखित है वैसा अलिखित है, मगर उसमें जो है मात्रा की कमी है। यानी किसी चीज का मात्रा ज्यादा है तो इसी में किसी चीज का मात्रा कम है। वो क्या कम है क्या ज्यादा है, मैं वही जो सेशन है उसी के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो देखिए हम अभी चर्चा किए लिखित संविधान की, तो उसमें हम बात किए कि लिखित संविधान में जो होता है वो लिखित दस्तावेज होता है।
क्या बोले, लिखित दस्तावेज होता है। मगर क्या ऐसा संभव है कि लिखित संविधान में, आदि संविधान में हर एक बातों को लिख दिया जाए? पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। कहीं ना कहीं वहां भी कुछ ना कुछ परंपरा चल रहा है, तो उस परंपरा के अनुसार भी जो कहता, वो परंपरा जो चलती है वो परंपरा भी संवैधानिक कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिएगा आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 में क्या कहता है? आर्टिकल में 75 में कहता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। देखिए यहां पे नियुक्ति की बात आया है, ये पॉइंट की बात आया है, तो आप लोग जान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हम लोग मोदी जी को वोट प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिए हैं, बल्कि मोदी जी का जो चयन हुआ है वो एक सांसद के रूप में हुआ है, और वो सांसद बनने के बाद राष्ट्रपति महोदय जो है उनको अपॉइंट किए हैं किसके रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। तो यहां पे बात आती है कि राष्ट्रपति यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तो क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी को भी अपॉइंट कर देगा प्रधानमंत्री? तो नहीं, यहां पे यह बात लिखा हुआ है, मगर यहां पे परंपरा से हमें बातें स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति जो है किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं, बल्कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को, यानी वो दल जो बहुमत प्राप्त किया है और उसका जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे। तो देखिए यहां पे आर्टिकल में बस इतना लिखा हुआ है, मगर यदि बहुमत दल प्राप्त नेता को यदि प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते हैं तो वो असंवैधानिक हो जाएगा। तो ये कहां से मिला? ये हमको परंपरा से मिला। और ये कहां, ये चीज क्या है? लिखित है। तो अभी हम चर्चा किए थे कि लिखित संविधान में क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है, मगर यहां पे तो देख लिए कि परंपरा भी है। तो यहीं पे है लिखित संविधान में भी जो है, लिखित संविधान में भी आपको जो है लिखित तो मिलेगा, लिखित दस्तावेज तो मिलेगा, मगर साथ में साथ परंपरा भी मिलेगा। सॉरी यहाँ पे परंपरा गलत लिखा हूं, परंपरा तो सही है लिखा हुआ था। परंपरा यानी लिखित संविधान में लिखित भी है और परंपरा भी है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए दूसरा बात है ब्रिटेन के संदर्भ में, जहां अलिखित संविधान है उसकी बात करें तो ब्रिटेन के संदर्भ में हम लोग क्या बात किए थे कि ब्रिटेन में क्या है? मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा है, तो मैग्ना कार्टा क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। तो जब लिखित दस्तावेज है तो यानी दस्तावेज तो लिखित मौजूद है मेरे पास। दूसरा बात है कि संसद यदि, वहां का संसद यदि कोई कानून बना देती है, किसी पे ये प्रावधान बना देती है, तो वही उसका क्या हो जाता है? संविधान हो जाता है। तो संसद जो भी कानून बनाएगा क्या वो मौलिक परंपरा अनुसार होगा? क्या वो मौखिक होगा? तो नहीं, संसद जो भी कानून बनाएगा वो कानून क्या होगा? लिखित होगा। तो देखिए यहां पर लिखित ब्रिटेन में भी जो है क्या है? लिखित दस्तावेज मौजूद है। किसके रूप में? संसद के कानून के रूप में। किसके रूप में? मैग्ना कार्टा के रूप में, अधिकार पत्र के रूप में। तो बताइए ये हमारे पास जो है लिखित दस्तावेज है ही, तो कैसे हम बोलते हैं ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान? तो देखिए यहां पर भी जो है अलिखित संविधान में भी क्या मिल गया? अलिखित संविधान में भी आप देखिएगा तो अलिखित संविधान में भी यहां पे हम लोग देखते हैं कि अलिखित संविधान में भी आपको जो है अलिखित संविधान में भी जो है, अलिखित संविधान में क्या है? लिखित डॉक्यूमेंट मेरे पास है। लिखित दस्तावेज तो है और क्या है? परंपरा भी है। देख रहे हैं यहां भी लिखित में भी क्या है? लिखित भी है और परंपरा भी है। और अलिखित में भी क्या है? लिखित है और परंपरा है। यानी दोनों तो एक ही प्रकार के हुआ, प्रकार दोनों का सेम है, मगर फिर भी अलिखित संविधान को क्यों अलिखित बोलते हैं और लिखित को क्यों अलिखित बोलते हैं? तो दूसरा क्या बोला था कि मात्रा का अंतर है। हाँ भाई, मात्रा का अंतर है। यहां पर लिखित में क्या है? लिखित का मात्रा यहां पे क्या है? लिखित का मात्रा यहां क्या है?
लिखित का मात्रा यहां ज्यादा है और परंपरा यहां क्या है, कम है। परंपरा ज्यादा नहीं है, ज्यादा किसका समावेशन है, लिखित का समावेशन है, ज्यादा लिखित डॉक्यूमेंट्री है और परंपरा कम है। जबकि अलिखित संविधान में क्या है, आपको परंपरा ही ज्यादा है। ये सॉरी, हाँ, ये लिखित डॉक्यूमेंट जो है, लिखित डॉक्यूमेंट मेरे पास कम है। जहां अलिखित संविधान की बात करें तो लिखित डॉक्यूमेंट कम है और परंपरा का समावेशन ज्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि परंपरा का समावेशन ज्यादा है, तो परंपरा के अनुसार ही हम बोलते हैं क्या, अलिखित संविधान। तो ये हो गया क्या आपको अलिखित संविधान और ये हो गया क्या आपको लिखित संविधान। तो वो अब प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं, प्रश्न को सोल्व कर लिया। अब इसको समझते हैं, क्या बोल रहा था कि लिखित एवं अलिखित संविधान एक ही प्रकार का होता है, ठीक है, एक प्रकार का हुआ, मगर क्या हो गया, लेकिन सिर्फ उनमें मात्रा की अंतर हो। देखे कि लिखित डॉक्यूमेंट क्या हो गया, कम है, तो क्या हो गया, अलिखित संविधान हो गया। जबकि लिखित डॉक्यूमेंट यदि ज्यादा है तो क्या हो गया, लिखित संविधान हो गया। तो आई होप दैट कि ये स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा था कथन एवं कारण में, तो स्टेटमेंट यही था। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे कि लिखित और अलिखित संविधान में कितना कंसेप्ट है। तो आई होप दैट कि पूरा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने जो इस पर चर्चा की आज। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भारती।